दोस्तों अक्सर कई सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो कई सारे चैलेंज के साथ में आती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हम लोगों ने कई बार यहाँ पर इसके बारे में न्यूज़ है वो ट्रेंड होती हुई भी देखी कि फ्लाइंग कार आ रही है मार्केट के अंदर में। ये जो फ्लाइंग कार है इसका यूएसए के अंदर में अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा बेसिकली अनुमति दे दी गई है कि दुनिया की पहली फ्लाइंग कार अभी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार जो है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उसने यहाँ पर इसके लिए परमिशन दे दी है। जी हाँ, मैं आप लोग सही सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर ये परमिशन मिल चुकी है कि फास्ट फ्लाइंग कार जो है जिसका नाम है अलेफ मॉडल ए, तो ये आप लोगों को मार्केट में जल्दी ही नज़र आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, मैंने चैलेंज क्यों बोला इस चीज़ को, आज की डेट में हम लोग ज़मीन पर चलते हैं और ज़मीन पर भी हम लोग जो है सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र नहीं आते हैं। कोई किधर से आके कहीं घुस गया, मतलब एक तरीके से ना वो तो रोड पर हैं जब हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या सिचुएशन बनती है। अगर ये धरती से ऊपर उड़ेंगी तो फिर इसके लिए रूल और रेगुलेशन किस तरीके से सेट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई रोड ही नहीं होगी। कोई किधर से आके कैसे भी ठोक कर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में से आ गया है। मतलब चारों डायरेक्शन हर टाइम जो है वो आप लोगों को खुली मिलेगी, यानी कि 360 डिग्री के एंगल से कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो किस तरीके से इनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाए जाएंगे, किस पैटर्न में ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी। कहीं ड्राइवर लेस कार की बात कर रहे हैं, सोचो फ्लाइंग यानी कि हवा में उड़ती हुई, वो भी ड्राइवर लेस कार हो, ठीक है, जैसे नॉर्मली ड्रोन होता है अगर आप लोग देखो। तो ये एक तरीके का चैलेंज भी लेकर आएंगे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखें, जब हमारे देश के अंदर में मेट्रो आई तो मेट्रो में लोगों ने जो है थोड़ा सा अपने आप को डिसेंट दिखाने की कोशिश की, ठीक है, पर लेकिन उन्हीं लोगों को अगर आप लोग ट्रेन में बैठा होगे तो वो बदतमीजियां करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर लोगों का नेचर भी एक पैटर्न के साथ में चेंज होता है। तो नेचर में भी क्या चेंज आएगा लोगों के, जैसे नहीं ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी के बारे में बात की, खुले में सोच नहीं करना है, तो लोगों की सोच चेंज हुई, लोगों ने खुले में सोच करना बंद किया, अपने घर में जो है टॉयलेट वगैरह बनवाने स्टार्ट किए, तो वो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिले। तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि जिस सोसाइटी में आप लोग कुछ इंप्लीमेंट करने जा रहे हो उस सोसाइटी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन रियलिटी तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि सोसाइटी ही किसी चीज को सक्सेस या फिर अनसक्सेसफुल बनाती है। अगर सोसाइटी उस चीज को हाथों हाथ ले लेती है तो वो सक्सेस बन जाती है, और सोसाइटी उसी चीज को अगर इग्नोर कर दे तो वो सबसे बड़ा फेलियर बन जाती है। तो समाज में हम लोग जब कोई चीज लेकर आते हैं तो वो कितना ज्यादा अफोर्डेबल है ये भी देखने वाली बात होती है, ठीक है। इसका जो प्राइस बताया जा रहा है ये लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की बेसिकली पड़ने वाली है जब ये बेस प्राइस जो है वो मार्केट में आएगा। और इसी के साथ में जो इसकी फ्लाइंग जो कार है, वो जो इसकी रेंज यहाँ पर बताई जा रही है वो 177 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। और अगर ड्राइविंग की बात करें तो 200 माइल्स यानी कि 322 किलोमीटर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएसए बेस कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर अप्रूवल लिया गया है, यूएसए की गवर्नमेंट से इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो यहाँ पर जल्दी ही ये आप लोगों को अब मुद्दा आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये एक अच्छा इन्वेंशन है या फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, या फिर आप लोग से अगर सजेशन मांगा जाए कि यहाँ पर धरती पर तो हम लोग ढंग से चल नहीं रहे, और सोचो अभी कार की बात कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग स्कूटर भी आएगा, फ्लाइंग ऑटो भी आएंगे पता चला फ्लाइंग मेट्रो चल रही है कुछ दिनों के अंदर में। तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन के अंदर से हम लोग आज के डेट में एक बड़ी इतनी लंबी मतलब ट्रेन चला सकते हैं, पानी के अंदर से चला सकते हैं, तो फ्लाइंग में भी आने वाले टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी कि आप लोगों ने ये बोलना बिल्कुल भी नहीं, एक एग्जाम में भी आप लोगों ने चीज़ देखी होगी कि साइंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर देखा जाए आगे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एक इंसान जहाँ तक सोच पाता है वहाँ तक अपनी चीज़ों को जो है विस्तार करता हुआ जा रहा है। तो ये इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में ही बोला कि जो भी नए कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट आते हैं वो कई सारे चैलेंज लेकर आते हैं। जैसे अभी ड्राइवरलेस कार के बारे में बात की, तो ड्राइवरलेस कार के लिए एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को एक रोड बनानी पड़ेगी, एक साइन होने चाहिए सिस्टमेटिक कार में, तो जब भी यहाँ पर ड्राइवरलेस कार जो है वो काम करेगी। हमारे देश के अंदर में अगर फिलहाल के टाइम पे देखें तो उस लेवल की स्ट्रक्चर तैयार नहीं है हमारे देश के अंदर में, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, नया फ्यूचर है अगर उस तरीके से भी आप लोग इसको देखकर चलें। तो अगर आपको मौका मिले ड्राइवरलेस कार चलाने का, उड़ने वाली कार चलाने का, तो क्या आप लोग चलाओगे? आप लोग खुद सोचो, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक लोग जो हैं वो ड्राइविंग का टेस्ट देकर नहीं लेते हैं, ठीक है तो ये बहुत ही एक खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब टफ टास्क रहेगा, देखो कैसे हम लोग इसको हैंडल कर पाते हैं, ठीक है।
शानदार डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज है 11 जुलाई, बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस बोलते हैं, प्यार से इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में हम लोग कवर करते हैं, ताकि लंबे समय तक वो आर्टिकल जो है वो आप लोगों के याद रहे। तो टकटकी लगाकर देखना है, तभी आप लोग इस आर्टिकल को जो है वो ढंग से इंजॉय भी कर पाओगे। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई इंसान ना आज की डेट में, इफ यू कैनॉट वर्क फॉर योर सेल्फ यू कैनॉट वर्क फॉर अदर यार, मतलब आज की डेट में अगर कोई इंसान जो है उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो उठकर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए अगर स्टेप नहीं ले सकता है, उस जिंदगी उस इंसान की जो है मतलब सारी चीज़ें खराब हो रही है। मतलब एक तरीके से ना, जिसे मैं बोलूँ अगर ढंग से, वो इंसान जो है वो टाइम से उठ नहीं पा रहा है, टाइम से सो नहीं पा रहा है, एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा है, अपनी एक प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है, अपने शरीर को बर्बाद किए बैठा है, मतलब एक तरीके से अपने करियर को बर्बाद किए बैठा हुआ है। आप लोगों को लग रहा है कि वो इंसान जो है वो किसी की हेल्प कर सकता है। अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जो खुद की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी की हेल्प क्या करेगा, आप खुद बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर डर लगने लगा है अब तो एग्जाम से, इतनी बार फेल हो चुका हूँ। अगर यार जिंदगी में फेलियर को फेलियर की तरीके से लेते रहोगे बिल्कुल ऐसे, तो ये आप लोगों के ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आप लोगों के वजूद पर इसका आप लोगों को छाप दिखने लगेगी। आप लोगों को थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। और जो बोल रहा हूँ ये आसान नहीं है, मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आप लोगों को फील करना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी चीज़ जैसे जिंदगी में आ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा अगर सीखने के नजरिए से ले। जैसे कोई टेस्ट दे रहा है, अभी यहाँ पर जैसे वीकेंड में मैंने बोला टेस्ट के लिए एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसमें कई सारे बच्चों ने अपने मार्क्स लिखे, तो उसमें कईयों ने अच्छे मार्क्स लिखे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल बुरे मार्क्स आए और डिमोटिवेट हो गए। तो यानी कि अगर आप लोग वहाँ पर टेस्ट देने जा रहे हो और आप लोग उसको भी वहाँ पर इस तरीके से ले रहे हो कि ये सिलेक्शन का टेस्ट है, तो भाई साहब फिर तो डिमोटिवेट होना ही होना है। ये सोचो कि आज उससे कुछ सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ लर्न करेंगे यहाँ से, यानी कि कुछ नया सीखेंगे इससे। थोड़ा सा हल्का सा नजरिया चेंज करो। अगर यहाँ पे भी आप लोग आ गए यार अब ये वीडियो आएगी, अब इसको देखेंगे और मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर, यार मतलब एक और नई वीडियो डेली आ जाती है। और अगर आप लोग सोचो कि यार अब आओ कुछ अच्छा जानेंगे, कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे, इससे देखेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, चलो कुछ अपडेट्स लेते हैं यार सर की वीडियो देख के, तो आप लोगों के अंदर कैसी फीलिंग आएगी। तो इंसान तो वही हो ना, आप एक साइड में ऐसी फीलिंग ले रहे हो, दूसरी साइड में 1 मिनट में आप लोगों की फीलिंग चेंज हो गई है। तो ये आप लोगों ने अपनी फीलिंग को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फील कर रहे हो आप लोग यार अंदर से कि हाँ हर टाइम डिमोटिवेट, तो हर एक इंसान फील करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अर्णव से बात की, एनडीए का जो रैंक 1 वाला बंदा था उससे बात की। मतलब 15 दिन पहले वो फ़ोन पे इतना परेशान था, जब उससे अनुराग से मैंने बात की, मतलब कह रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी में क्या करूँगा। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। एक कि सर इसमें सिलेक्शन हो जाए तो कैसे मैं जाऊँ या ना जाऊँ। उनकी मम्मी से बात की, उनकी मम्मी कह रही है कि बेटा ये मॉर्निंग में डेली उठकर आपकी वीडियो देखता है, मतलब सुबह देखते रहिए ना, इंसान अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेके चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब उनसे बातें की टॉपर से, तो वो भी फ्रस्ट्रेट परेशान थे स्टार्टिंग में जब उनकी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक टॉपर जो कि रैंक 1 लेके आ रहा है और जो यूपीएससी में टॉप कर रहा है, वो भी इरिटेट है ज़िंदगी से जब तक रिजल्ट नहीं आया था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा। तो आप लोग इस तरीके से अगर सोचोगे कि नहीं हम ही परेशान है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप परेशान नहीं हो, हर एक इंसान परेशान है जिंदगी में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। हर एक इंसान है जिंदगी में 2-3 बार, जिंदगी में बोल रहा हूं दिन में 2-3 बार तो यार ये लगता है कि हमारे बस की नहीं है। उसी पॉइंट पर अपने आप को थामना है और लेकर चलना है, और वहीं से ही अपने आप को आप लोग जिसने संभालना सीख लिया, उसका रिजल्ट आना ही आना है आगे 6-8 महीनों में। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, बस ये थामना सीख लो अपने आप को। तो अपने लिए एटलीस्ट काम करो, दूसरों के लिए नहीं। और जब अपने लिए काम करोगे तो दूसरों के लिए भी आप लोग करोगे। इसलिए कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब घूमने गया था बेसिकली अंडमान, तो वहाँ पर एक जहाज में बैठे थे जो पानी का जहाज था। ठीक है, तो वहाँ पर पानी के जहाज में वहाँ पर बेसिकली वो दी जाती है, वो नहीं पेटियाँ सी बांधने वाली, जो मतलब जो पानी के अंदर दी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जैकेट बोलते हैं, बोट जैकेट क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला अगर कुछ होने लगे मतलब पहले डरा दिया उन्होंने, अगर कुछ होने लगे तो सबसे पहले अपनी जैकेट पहननी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो यहाँ पर मतलब कि दूसरों की हेल्प मत करना, सबसे पहले अपनी हेल्प करना, क्योंकि अगर तुम अपनी हेल्प करोगे तो दूसरों को बचा पाओगे, अपने आप जैकेट पहन लोगे। अगर तुम दूसरों के जैकेट पहनाने में लग जाओगे तो तुम ना तो अपने आप को बचा पाओगे और ना ही दूसरे को बचा पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने घर वालों को भी आप लोग अच्छे से बचा पाओगे, उनकी भी जिंदगी सुधार पाओगे और अपनी भी जिंदगी संवार पाओगे। अगर तुम खुद ही अपनी जिंदगी नहीं संवार पा रहे हो तो खुद भी घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। तो इसलिए दुनियादारी के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, और फिर देखना रिजल्ट भी आने आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है, एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, फिर जिंदगी जीने में मजा आएगा। ओके,
इसको आप लोग ऐसे की तरीके से भी ले सकते हो, इसको आप लोग मेंस के क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हो, और कहीं आंसर राइटिंग के लिए कुछ आए तो वहां पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी। अगर कहीं पर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहां पर पीस नहीं होगा। आप लोग बोल सकते हैं अगर सीरिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वहां पर सिक्योरिटी ही नहीं है लोगों के लिए, तो क्या आप लोगों को लगता है वहां पर शांति हो जाएगी? कभी भी, कभी भी नहीं होने वाली है। वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में से अगर अपनी आप लोग आर्मी को हटा दो, अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स को हटा दो, आप लोगों को लग रहा है पाकिस्तान वहां पर शांति रहने देगा? उसी दिन वहां पर दंगल मचाना स्टार्ट कर देगा। तो कुत्ते की पूंछ सीधी करने के लिए कुछ हथियार उठाने पड़ते हैं, और वो हमारी जो है जवान हमेशा इस चीज को लेकर चलते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी भी रेस्पेक्ट में आप लोग देख सकते हैं। और बोला गया कि यू कैन नॉट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इनके समाज में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो सबका साथ सबका विकास वाली प्रवृत्ति भी लेकर चलनी पड़ेगी। यानी कि कुछ रिसोर्सेज जो है, एक इंसान लिए बैठा है यहाँ पर 100 रुपए, ठीक है, दूसरे इंसान को जो है वो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो क्या उस समाज में शांति रह पाएगी? एक इंसान भूखा मर रहा है, वो भाई साहब सड़कों पर उतर आएगा जरा सी देर में। तो सारी चीजें कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ में, तो कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और यही चीजें जो है कोफी अन्नान साहब के द्वारा यहाँ पर बोली गई है। तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए, बहुत ही प्यारी है। अगर जब भी कहीं पर मौका मिले तो इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक है। आज है 11 जुलाई, और आज का दिन जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हम दुनिया में 1.4 बिलियन लोगों के साथ में सबसे टॉप पर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश बन गए हैं। 1.4 बिलियन का मतलब क्या है? 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर में, अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर में है। जितने हमारे देश के अंदर में ट्रेन में लोग घूमते हैं ना, इतने तो कई सारे देश की पॉपुलेशन है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसको पॉजिटिव वे में ले तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव है। अगर इस पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट करके हम लोग ढंग से अगर सिखा के अच्छे डायरेक्शन में लेकर चलें तो पूरी दुनिया पर राज करने लायक पॉपुलेशन है हमारे पास में। और यही पॉपुलेशन अगर स्किल डेवलपमेंट इसका नहीं है, और वही पॉपुलेशन जो है एक ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर रही है, हेल्दी नहीं है, बीमार पॉपुलेशन है, तो उसी देश के ऊपर बर्डन बन जाएगी यही पॉपुलेशन। तो इसीलिए जब हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बना तो चाइना की मीडिया ने खिल्ली उड़ाई हमारी। पता है क्या बोलकर? ये बोलकर कि हाँ ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर लेकिन स्किल कहाँ है ये तो बता दो। किसी के पास में स्किल है कहीं भी? तो स्किल तो देखने को मिल नहीं रहा, बस पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो ये और बर्डन बनने वाला है देश के ऊपर। मतलब चाइना की मीडिया ने ऐसी खिल्ली उड़ाई और उन्होंने बोला आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा स्किल पॉपुलेशन है। तो चाइना ने ये बातें बोली। तो इसलिए जरूरी है कि पॉपुलेशन से घर में 4 बच्चे हैं, एक IAS है जैसे मैंने बोला, उसमें से एक वकील है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसमें से एक जज है। तो चारों के चारों भाई साहब घर को उड़ा के ले जाएंगे। और पता चला घर में 4 हैं, चारों में से बस एक खेती कर रहा है, बाकी के जो है इधर उधर घूम रहे हैं टाइम पास करते हुए। तो वो घर जो है वो गर्त में जाएगा। तो यानी कि पॉपुलेशन का ज्यादा और कम होना कभी भी नेगेटिव चीज नहीं होती है अगर आप लोग उनको स्किल प्रोवाइड करा दो। नेगेटिव चीज तब होती है अगर उनके पास में कोई स्किल ना हो और वो निठल्ले पड़े रहे। तो ये चक्कर आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो कुछ भी चीज जो है उसको एक रेस्पेक्ट में नहीं देखना है। अगर UPSC की खासकर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट PSC की, दूसरा रेस्पेक्ट भी आप लोगों को देखने को पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि ब्रेन ड्रेन बोलते हैं कि हमारे देश में से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम लोग नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। दूसरे तरीके से देखेंगे तो हमारे देश के जो लोग हैं वो दुनिया को चला रहे हैं। आज की डेट में जहां भी जाओगे इंडियन मिलेंगे दुनिया को चलाते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो ये पॉजिटिव साइड होगी उसी चीज की। तो हम लोग को अपना एक प्रोस्पेक्ट चेंज करना पड़ेगा चीजों को देखने समझने का, तभी हम लोग उस लेवल पर चीजों को समझ पाओगे। एक डायमेंशन में अगर सोचोगे तो ना तो कभी ढंग का आंसर लिख पाओगे और ना ही कभी ढंग के रिजल्ट निकाल पाओगे। तो बोला गया कि क्या मतलब है इसका? तो स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि पॉपुलेशन से जब बातें करते हैं तो क्या क्या इशू आते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, पॉपुलेशन तो बढ़ गई पर लड़का और लड़की को समान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कई जगह इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, फैमिली प्लानिंग की कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को एजुकेशन ढंग से प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं और बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। गरीबी बढ़ती है इसकी वजह से। कई बार मैटरनल यानी कि महिला की जो हेल्थ बेकार होती है। एक महिला 10-10 बच्चे कर रही है तो फिर क्या कंडीशन होगी। मेरे गांव में था यहाँ पर, मतलब उनको माठू बोला करते थे बेसिकली, वो दुकान चलाया करते थे जैसे जो परचून की दुकान चलाते हैं भाई साहब। वो हर मतलब एक तरीके से साल में अपनी वाइफ को जो है प्रेग्नेंट कर दिया करते थे, ठीक है। तो वहां पर मतलब जोक चलता था, अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, हाँ बिल्कुल माठो की बहू बन गई, ठीक है। तो वो वाली बात हुआ करती थी। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और ह्यूमन राइट की फिर बात यहाँ पर निकल कर आती है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता आ रही है निकल कर, बच्चे पैदा करने में कोई इशू नहीं है, पर लेकिन इस बच्चे को एजुकेशन तो दो,
उसको अच्छी हेल्थ तो दो, उस बच्चे को आप लोग ढंग से केयर तो करो। उस बच्चे के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती घूम रही है, वो आगे चल के क्रिमिनल एक्टिविटी में घुस गया, तो क्या वो पॉपुलेशन सही है? तो पॉपुलेशन के नाम पर भी हम लोग को बेसिकली चीज समझनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन किस तरीके से हम लोग को आगे लेकर चलनी है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में आप लोगों को, कि घर में किस तरीके के लोग हैं उस तरीके से डिसाइड होगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि स्किल्ड है तो ढंग से काम होगा और अनस्किल्ड है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो लैंगिक समानता है, यानी कि लड़का और लड़की में अगर भेदभाव नहीं है तो एक तो उसके ऊपर काम करना है। तो लैंगिक समानता की जो शक्ति है उसको उजागर करना है। मतलब अगर सोचो 33% मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन महिलाओं को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में उनकी भी आवाज जो है उठाने वाली यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम लोग साथ में लेकर चलते हैं तो 50% एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे सोचो, हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, अगर एक हाथ से हम लोग काम कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, और दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। तो महिलाओं को पीछे छोड़ने का मतलब है कि एक हाथ हम लोगों ने अपना पीछे छोड़ दिया, तो 50% पावर हम लोगों ने पीछे छोड़ दी अपनी। तो इसीलिए बोला गया कि यहां पर बात की जा रही है अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल टू अनलॉक ओवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो ये बहुत ही बड़ी थीम है, अपने आप में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए डायरेक्ट, अगर यहां पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे देना कि अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक ओवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो ये डायरेक्ट एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को उजागर करना होगा, उनको साथ में लेकर चलना होगा। तो बड़ी ही एक प्यारी सी एक तरीके से आप लोग डे बोल सकते हो, या फिर एक टॉपिक की तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। कल को कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखने के लिए आ जाए कि जनता किस तरीके से, अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछ ले कि हमारी पॉपुलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसके बारे में भी आप लोग एक अच्छा आंसर दे पाओगे यहाँ पर। तो उस वे में मैंने ये आर्टिकल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये एक न्यूज़ थी, ये मुझे कल डिस्कस करनी थी पर कल मैं इसको कर नहीं पाया, तो अभी करूंगा मैं इसको। क्या हुआ यहाँ पर, 12 साल का एक बच्चा जो है वो जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं उनकी वजह से यहाँ पर उस बच्चे की डेथ हो गई। अभी कुछ बच्चों के द्वारा कई सारी वीडियो भी मुझे शेयर की गई थी, उसमें इस तरीके से वो बच्चों को, कुत्ते हैं बेसिकली इस तरीके से बच्चे को फाड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा अगर किसी को देखनी है। वो जानबूझकर मैंने नहीं दिखाई वीडियो के अंदर में, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाता, एक मतलब एक तरीके से दिमाग खराब करने वाली बात हो जाती है बिल्कुल। तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा स्टडी लवर वीर के नाम से, आप लोग उसको देख लेना, आप लोगों को समझ में आएगा कितनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कुत्ता जो है वो छोटे से बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया है और वहां पर उसको काट रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसकी गर्दन पे काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सोचो कि एक उनके पास में कोई मांस का लैथड़ा पड़ा हुआ है और उसको खींच रहे हैं वो चारों तरफ से। मतलब मैं देखकर भी हैरान हो गया, मतलब अंदर से ना बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगा कि मतलब क्या हो रहा है यार, बिल्कुल ना इरिटेट सा हो गया मैं अंदर से देख के। तो एक बार तो मन किया था कि वीडियो के अंदर में शेयर करूं, इसलिए मैंने कल आर्टिकल ये छोड़ दिया। मैंने कहा क्या करूं कि ना करूं, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। और बाकी यहां पर जो है आप लोगों को बता देता हूं, ये बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। और कहीं ना कहीं जो गली के कुत्ते होते हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उनकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने और फेस की होगी। कहीं नया कोई आदमी जा रहा है, उसको कुत्ते ने काट लिया, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर से काफी ज्यादा घबराते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज के दिन में इसके इतने शिकार हो रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस तक वायरल हो रही हैं। तो ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम बनती जा रही है, ना कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है आज की डेट में। तो इसको फोकस देकर चलना पड़ेगा। और ये एक एथिकल इशू भी है, कल को चलकर आप किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले किसी पोस्ट पर बैठे हुए हो और आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि उस एरिया में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है स्टेट डॉग की वजह से, इनके जो गली के कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, एक साइड में एनिमल राइट्स के बारे में भी आप लोगों को बात करनी है। तो एनिमल राइट्स के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो यानी कि उनकी भी लाइफ है एक तरीके से अगर देखा है, तो ऐसा नहीं कि उनको बस हम मारो जहां पर फेंको उनको उठाकर, पर लेकिन एक लिमिटेशन में चीजें होनी चाहिए। मतलब उनके ऊपर कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए, ना तो हम उनको नुकसान पहुंचाएं ना वो हमको नुकसान पहुंचाएं। बेजुबान जानवर होते हैं, उनकी हेल्प भी करनी है, ठीक है, पर लेकिन इस तरीके से कि वो हमको नुकसान ना पहुंचाए। तो एक बैलेंस में ही हमेशा जिंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब जब चीजें एक्सट्रीम होती हैं तब तब महाभारत होता है, और जब जब चीजें नॉर्मल चलती हैं जब जब राम राज्य आता है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से पैटर्न बनाकर यहां पर लेकर आना है।
तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो ये अभी यहाँ पर सेम इंसिडेंट जो है गुजरात में देखने को मिला था, यहाँ पर वही इंसिडेंट जो है यहाँ पर ये राजस्थान में देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट एक राज्य में निकल कर आ रहा है, ये अलग अलग राज्य से ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो स्ट्रे डॉग के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर, कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है, और ये बहुत लार्ज स्केल पर देश के अंदर में उठाई भी जा रही है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या फिर जो भी उस एरिया में कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, कोई अपना कुत्ता पाल रहा है तो उसके ऊपर भी बात यहाँ पर की गई थी कि कैसे इसको लेकर चलना है। एक लिफ्ट में किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया था वहाँ पर, एक बच्चे को, तो इस तरीके से कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। गली में घूमने वाला कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इसके लिए कोई ऑथोरिटी इस तरीके से बेसिकली डिफाइन करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई इनके ऊपर भी ध्यान दे कि कैसे इनको कंट्रोल करना है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, वरना कई सारे बच्चों की इस तरीके से जान जाती है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा सकती है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। देखिए एक छोटी सी एक अलग डिफरेंट बात है जो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आज की डेट में जब से कोर्स बेसिकली लाए गए हैं तब से कई सारी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी ये एक नाम है हिमांशु वर्मा, इसको मैंने ब्लॉक किया था, और ऐसे कई सारे नाम मेरे पास में आए। ये क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर आकर क्या कर रहे हैं, बच्चों के बोल रहे हैं कि वीर सर का कोर्स है मेरे पास में, और आप मुझे जो है इस तरीके से मुझे एक तरीके से मतलब उसके किसी के भी साथ में से आंसर राइटिंग ग्रुप में खासकर ये बदतमीजी की जा रही है, और वहां पर उससे पैसे ले रहे हैं। मतलब उसको ये कह रहे हैं कि करते, कई बार तो ये कह रहे हैं कि वीर सर का कोर्स है, कई बार ये कह रहे हैं कि हम कस्टमर केयर टीम से हैं, आपको डिस्काउंट दिला देंगे और आप हमको इतने पैसे सेंड कर दो, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। कई सारे मतलब ये कह रहे हैं कि सारी कोर्स की जो है सारी वीडियो PDF मिल जाएंगी, मतलब पता नहीं क्या क्या करके। कुछ बच्चों ने यहाँ पर भी कंप्लेन किया कि सर मेरे से भी, मैं भी इसके झांसे में आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, पर लेकिन सर ये बिल्कुल फेक चल रहे हैं और मेरे भी पैसे यहाँ पर चले गए। मतलब 500 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर उनको कि सारी कोर्स की जितनी PDF हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप लोगों को मैं बता दूं, इसके लिए किसी से भी डायरेक्टली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है इस तरीके के इंसान से। अगर किसी से बात करनी है तो वो यहाँ पर हेल्प चैट पे जाना है, कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करनी है। कोई भी आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी अनवांटेड पर्सन से एक्स्ट्रा इस तरीके से आउटसाइड जाकर बात करोगे तो ये आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कल को चलकर आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पड़ती है। क्योंकि मैंने हमेशा बता रखा है कि अगर एप्लीकेशन भी आप लोगों को डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन भी हमेशा डाउनलोड उसी को करना जो कि वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। यहाँ पर रेटिंग देख लेना एटलीस्ट यार, यहाँ पर अभी यहाँ पर 10,000 डाउनलोड दिखा रहा है, ये अपडेट नहीं हुए, यहाँ पर ये 50,000 प्लस डाउनलोड यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उसको आप लोग डाउनलोड करना जाकर, और लिंक हमेशा वीडियो के नीचे से ही या फिर टेलीग्राम पर जो मैं लिंक पोस्ट करता हूँ हमेशा, उसका रीजन है ये आप लोग देखिए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पर ये, क्योंकि इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशन जो हैं वो स्टार्टिंग में दिखने लगे थे एप्लीकेशन गूगल के ऊपर में। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी चल रही है। तो अक्सर लोग जो है चीज़ों को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी चीज़ों को फेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक यहाँ पर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एक तरीके से इस तरीके से आप लोगों को सोच के चलना है। कई सारे बच्चे बोले सर 2 लोग मिलकर UPSC का कोर्स ले क्या। देखो ये बात मैंने आप लोगों को APSC के कोर्स में बोली थी कि चाहो तो आप लोग 2 लोग मिलकर ले सकते हो, पर लेकिन इसको अपने रिस्क पर लेना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का पढ़ने का मन कब कर रहा है, सामने वाले का पढ़ने का मन कब कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर पर आप लोगों ने ले लिया, पता चला वो कभी उसका मोबाइल नंबर गुम हो गया, या फिर वो आप लोगों को यहाँ पर जिस टाइम पर आप लोगों का पढ़ने का मन है उस टाइम पर वो नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि एक टाइम पर एक ही डिवाइस में चलेगा, दोनों एक साथ में नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, बहुत सारे बच्चे मेल कर रहे हैं इसको लेकर। तो अगर आप लोग एक घर में हैं, आप लोगों का कोई सगा भाई बहन है, तो एक बार को मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप लोग ये काम कर सकते हैं। आप लोग एक ही फोन में आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। पर लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ में जिससे कि कल को रूममेट है, रूट कर चला गया, कुछ और दिक्कत हो गई, वो छोड़कर चला गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बता किस लिए रहा हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस आए थे जब APFC का कोर्स आया था। उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों के ऐसे केसेस आए थे कि उन्होंने मिलकर कोर्स खरीद लिया और उस टाइम पर फिर बोले थे कि सर अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये फिर आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अगर आप लोग लग रहा है कि इतना ट्रस्टवर्दी इंसान है कि आप लोगों का जड्डी बड्डी है या फिर आप लोग का भाई बहन है कोई, तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो कोई कोर्स होता है ऐसा कि चलो ठीक है 1-2 महीने 3-4 महीने में निपट जाएगा, उसकी समझ में आती है। पूरा आप लोगों के लिए यहाँ पर 1.5 साल तक पूरा कोर्स चलने वाला है। तो 1.5 साल तक अगर कोई आप लोगों के साथ में थमने वाला है वहाँ पर और आप लोगों के हिसाब से चलने वाला है वहाँ पर, तो आप लोग ये रिस्क लीजिएगा, वरना
फालतू में माइंड में इतनी टेंशन रहेगी, आपका जब पढ़ने का मन कर रहा है वो लिए बैठा है, या किसी और के साथ में शेयर कर रहा है आपको नहीं दे रहा है, तो मतलब बहुत सारे इशू होते हैं। ये सारे इशू मैंने देखे उस टाइम पर। तो अगर आप लोग ये सारे रिस्क फेस करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लोग कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर बाद में मत बताना कि सर बताया नहीं था। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो सारी पीडीएफ है यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। मंथली वीडियो आई, किसी ने देख ली, उसकी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है कि हाँ क्लास नहीं चल रही है, तो तुरंत StudyLoverVir.in वेबसाइट पर जाना, यहाँ से आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आप लोग का कभी भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, एक अवेयरनेस की, जो कि बदतमीजी चल रही है, जो खासकर कोर्स को लेकर ये फेक चीज़ें चल रही हैं, उस पर आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक यार रहना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा आता है तो तुरंत मुझे मेल करो, उसको तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। इस तरीके का कोई बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि आप लोग की मेहनत की कमाई है यार माँ बाप की, तो उसको ऐसे ही वेस्ट मत करना कहीं भी। थोड़ा सोच समझ कर चीज़ें करो, जहां भी आप लोगों को करनी है चीज़ें यूटिलाइज, ठीक है। ये नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। बात की जा रही है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। उनके द्वारा हनी बी बॉक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और जो टूल किट है लगभग 130 बेनिफिशरी को। तो यहां पर बात की जा रही है ग्रामोद्योग, एक तरीके से ग्रामोद्योग जो यहां पर विकास योजना है उसके तहत में यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसी स्कीम मार्केट में आती है तो उससे क्वेश्चन बनने के आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामोद्योग जो यहाँ पर विकास योजना है, ये इसके बारे में बात करूंगा, और कहाँ से निकल कर आई, क्या क्या मुद्दा है, और भी फिर से ये न्यूज में क्यों है, आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। आप लोगों से पहले तो एक बार पिक्चर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और ये जो स्कीम है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहीं पर ही स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मैंने पहले ही पढ़ाया था जब यहाँ पर अगरबत्ती के बारे में बात की गई थी। इसके तहत भी यहाँ पर ये स्कीम जो है वो न्यूज़ में आई थी। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगरबत्ती का जो आइटम है उसके ऊपर हमारे देश के अंदर में अब जब बाहर से लेकर आ जाते थे, चाइना के द्वारा बनाए गए, तो ऐसे आइटम को हम लोगों ने अपने देश से बनाना स्टार्ट किया, ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। तो इसलिए हमारे देश की सरकार ने यहाँ पर 10 से लेके 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी अगरबत्ती हम लोग खरीद कर चाइना से लेकर अपने देश में आ रहे हैं, तो यहाँ पर उस पर मान लीजिए वो 100 रुपये की है, ठीक है, उस पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो वो 125 की हमारे देश में बिकने लगी, ठीक है। 125 की बिक रही है, तो इससे क्या हो गया, ये हमारे देश के अंदर में महंगी हो गई। तो महंगी हो गई का मतलब क्या हो गया, अब जो हमारे देश में कोई अगरबत्ती बना रहा है, तो वो हमारी अगरबत्ती जो है मार्केट में बेची जाएगी, और हमारी अगरबत्ती जो मार्केट में बेची जाएगी, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, अब हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, अपना मटेरियल यूज करके हम अपने ही देश में अपना आइटम यूज कर पाएंगे। तो इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है, जो खासकर लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्री है, वो सामने निकल कर आएगी, और जो बाहर से खरीदते हैं वो सामान कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग अपने देश के अंदर कई सारे ऐसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली उपाय किए हैं। तो जो ग्राम उद्योग विकास योजना है, ये बेसिकली एक ऐसी योजना है जिसके अंदर में 2 कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। 2 कंपोनेंट, जैसे खादी ग्राम उद्योग विकास योजना, और इसी के साथ में एम क्या था कि कैसे प्रमोट करना है और डेवलप करना है विलेज इंडस्ट्री को, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करके, ट्रेनिंग करके। तो पूरा फोकस ये था कि कैसे सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर चलना है, ताकि जहां तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए वहां पर इसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो इसलिए यहां पर ये ग्राम उद्योग विकास योजना जो है इसको लाया गया था, और नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं, गांव में उद्योग लगाकर गांव का विकास करना। तो ग्राम उद्योग विकास यानी कि गांव में इंडस्ट्री, यानी कि विलेज इंडस्ट्री को बनाना, ताकि गांव में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो खासकर एटलीस्ट अपने ही लेवल पर हम लोग बना सकें। और आप लोगों को पता होगा, गांधी जी ने तो हमेशा बोला था, जब पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि पार्ट 4 के अंदर में जब आप लोग जाते हो, तो डीपीएस पे, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं पार्ट 3 में। इसी के साथ में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएस पे देखने को मिलती है। तो इसके अंदर में एक आर्टिकल आता है, आप लोगों को पता है पंचायती राज सिस्टम का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बात की जाती है कि गांव के अंदर में अगर हम लोग बात करें, विलेज वगैरह, पंचायत वगैरह होनी चाहिए, और वहां पर हमारा जो गांव है उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए कि वो एक संपूर्ण गांव हो, वो किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट न रहे, उसी गांव के अंदर में सब कुछ हो। तो गांव के अंदर में अगर इंडस्ट्री आएगी तो बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोग बेसिकली कर पाएंगे। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, दूसरा गरीबी मिटेगी, यहां पर इनकम लेवल बढ़ेगा उनका, इसी के साथ में स्किल बढ़ेगी लोगों की, आप लोग देख सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे गांव जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगे, एक आत्मनिर्भर भारत की नींव जो है वो गांव में रखी जा सकेगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इस चीज को ध्यान में रखकर हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर ये बात समझ सकते हैं, और ऑलरेडी ये काम कर रही है।
इसके कई सारे कंपोनेंट हैं जिस तरीके से ये इंप्लीमेंट की जा रही है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेकर आना है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे सस्ता और उससे अच्छा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कभी चलेगा ही नहीं। तो तुम्हारा प्रोडक्ट उससे अच्छा भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर लेकर चलनी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक तरीके से, कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आज आप लोग 100 मीटर दौड़ पाते हो, ठीक है, पर लेकिन आप लोगों ने डेली आप लोगों ने 2-2, 3-3 मीटर बढ़ाकर एक महीने के अंदर में आप लोगों ने 200 मीटर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली आप लोगों ने। तो ये कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? ये स्किल डेवलपमेंट से बढ़ती है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से बढ़ती है। यानी कि एक इंसान ऐसा है जिसको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है, एक इंसान ऐसा है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। तो कंप्यूटर चलाने वाला आसानी से कैलकुलेटर चला लेगा और वो दूसरे को सिखा भी देगा। तो कहीं ना कहीं एक स्किल और ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है, इससे चीजें बढ़ती है। मार्केटिंग और एक तरीके से यहाँ पर पब्लिसिटी, जैसे आज की डेट में आप लोग देखो, जैसे SLV जो एक तरीके से एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को यकीन बताऊं, मैंने आज तक इसका कहीं पर भी कोई भी पब्लिकेशन नहीं किया है। 50,000 लोग वहां पर जुड़ गए 3-4 महीने के अंदर में। तो इससे क्या है, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मैंने देखा है कि आप लोग जैसे खासकर SLV फैमिली मेंबर हैं, वो शेयर कर रहे हैं बहुत ही दबाकर एप्लीकेशन को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जिसने कोर्स ले लिया है, तो उसने बोला कि सर मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है और बहुत ही डिसिप्लिन वे में, किसी भी दिन जो है टीचर जो है वो बंक नहीं मारते हैं नॉर्मली। और सिलेबस जो है आप लोगों को कंप्लीट करा कर दिया गया था APFC का भी 4 महीने का, हालांकि टफ टास्क था वो। जितने लेक्चर लगाए गए, कई बार बंदों ने रो दिया वहां पर उस टाइम पर कि सर इतने लेक्चर क्यों लगा दिए। तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर, मतलब कि एक तरीके से तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आप लोग जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आप लोग ही एक तरीके से SLV के हीरो हो, कि SLV परिवार को आगे लेकर चल रहे हो, SLV की क्लासेस के बारे में बता रहे हो, SLV के एप्लीकेशन के बारे में लोगों को बता रहे हो, उनके टीचर के बारे में आप लोग बता रहे हो। मतलब पर्टिकुलर टीचर की भी जाकर बढ़ाई की गई है कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। उन्हें कि वीर सर तो यार लेक्चर कम ही ले रहे हैं वहां पर, वीर सर तो यहाँ पर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि यार वीर सर जैसे ही टीचर है भाई वहां पर। एक बच्चे ने मुझे मेल लिखा पर्टिकुलर, ठीक है, तो चीज अच्छी लगती है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पब्लिसिटी हो गई एक तरीके से SLV फैमिली की। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगी, ये मार्केटिंग हो गई। एक तो ये है कि मैं किसी को जाकर पैसे दे रहा हूं कि भाई साहब हमारी ये चीजें इसके बारे में किसी को बता दो। एक है कि हमारे खुद के जो परिवार के मेंबर हैं वो उसको यूज कर रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं, वाह यार, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को कि हाँ यार इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो पैसा यहाँ पर खर्च किया जाना था एक तरीके से एडवर्टीजमेंट में, डेली मान लीजिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता मैं, अब उसी पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे टीचर लेकर आने में, ताकि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टाटा जो है वो बहुत कम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। मैक्सिमम टाटा की आप लोगों ने देखा होगा, अभी कई सारे कपड़े के भी ब्रांड आते हैं, बहुत ही सस्ते कपड़े बेचते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। एक ब्रांड उनका आया था क्यूडूस करके, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है एग्जैक्टली। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े बहुत ही सस्ते यार उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो किसकी वजह से, क्योंकि वो मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केटिंग गलत है, लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है, अगर कोई पहुंचा नहीं रहा है तो उसको पहुंचाना जरूरी है, पर लेकिन इतना पैसा लगा देना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का जो है 80 से 90% जो पैसा है वो मार्केटिंग पर ही लगा दिया, तो भाई साहब उस स्कीम को आप लोग लेकर कैसे चलोगे आगे। तो एक तो यह है कि मार्केटिंग पर लगा देना, दूसरा है कि उस प्रोडक्ट पर लगा देना। तो अच्छे टीचर अगर लेकर आओ तो वो एक अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चे उनसे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये जरूरी है, और खासकर गांव वाले एरिया के बारे में बताना जरूरी है। इसमें मैक्सिमम काम कौन करता है, ये करता है KVIC, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। याद रखना इसके बारे में, कमीशन जो है यहां पर ये 1956 में बनाया गया था। कैसे प्रमोट करना है, कैसे एक तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, खासकर गांव वाली इंडस्ट्री को लेकर, तो ये आप लोग समझिएगा। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में आता है, इसकी मिनिस्ट्री कौन है ये आप लोग को बताना है। तो छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किसके अंडर में आती है, अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो अभी आप लोगों को बताया, कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। एक और यहां पर ये बेस बात की जा रही है किसके बारे में, ये योजना के बारे में। तो ग्राम उद्योग जो विकास योजना है ये क्रिएट करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस करेगी पॉवर्टी, प्रमोट करेगी ट्रेडिशनल जो स्किल है, और इसी के साथ में सपोर्ट करेगी यहां पर एक तरीके से विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यही सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बताइए, ठीक है। तो जो स्किल है यहाँ पर ट्रेडिशनल स्किल खासकर उसको भी प्रिजर्व करेगी और चीजों को आगे लेकर चलेगी। और आप लोग यहाँ पर देखते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चन तक पूछा गया यहाँ पर, अरे क्वेश्चन कौन सा आ गया,
स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज। अच्छा ठीक तो है मुझे लगा स्मार्ट सिटी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो स्मार्ट विलेज होना जरूरी है। और स्मार्ट विलेज कैसे होंगे, जब आप लोग उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह लगाओगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं गांव के लोग जो हैं उनको ये नहीं जरूरत पड़ेगी कि यार हेल्थ के लिए बाहर जाना है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है। अगर हर एक गांव जो है वो अपने आप में सशक्त हो गया तो आप लोगों को लग रहा है कि बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, स्मार्ट सिटीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अपने गांव को स्मार्ट कर दो। तो डिस्कस करना है स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ द रूरल, जो रूरल अर्बन इंटीग्रेशन होता है एक तरीके से आज के में, उसके बेस पर, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के में सोचते हैं सिटीज में जाकर रहे हैं। तो अगर गांव को ही हम लोग उस लेवल पर लेकर आ गए तो सिटीज में फिर कौन जाएगा, इससे आप लोग अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन तक यहां पर पूछ लिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग का गांव, अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हो, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग के गांव में वोटिंग कितनी है? ये भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोग जो है अपने गांव पर ही फोकस नहीं कर रहे हो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए, उससे पूछा गया कि सर मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, अपने बेसिकली गांव का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ, मेरे गांव में से कोई यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं आया इस लेवल पर निकल कर, तो ऐसी बातें बोलेगी। तो उसने पूछ लिया यूपीएससी के इंटरव्यूअर ने कि अच्छा गाँव की वोटिंग कितनी है, तो बंदा बता ही नहीं पाया। मतलब इतनी ये बेसिक चीजें आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए, वरना फिर क्या होता है, फिर इस तरीके से इंसल्ट होती नजर आती है। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। ये बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे आते हैं, फिर मत बोलना कि बताए नहीं थे। ठीक है, और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसा भी डिस्कशन आप लोगों को लगता है लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। 1 सेकंड लगती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर स्टार्टिंग में ही बोल दिया करो, फिर हम वीडियो के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है तो ये फीडबैक होता है बेसिकली यूट्यूब के लिए, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये वीडियो कैसे चलती है वो डिसाइड करता है यूट्यूब। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर किया करो। ओके दोस्तों, एक शब्द सुना है कि धांसू। धांसू शब्द जिस आर्टिकल के लिए बोला जाए तो ये उनमें से ही एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग ये शब्द यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि अगर रियलिटी में वो चीज़ें समझ में आ जाए लोगों की और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं की एक तरीके से एक सोल्यूशन निकल सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पर। आप लोगों के घर में 4 आदमी हैं, 4 आदमी में से ओनली 1 आदमी काम करता है, बाकी के 3 आदमी जो हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। यानी कि एक तरीके से या तो वो काम करना चाहते हैं, हम लोग उनको काम नहीं देते हैं, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो बाकी के जो 3 आदमी हैं वो उस 1 आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप लोग ये बताओ कि उस घर की व्यवस्था कैसी होगी? वो घर क्या अच्छे तरीके से चल रहा होगा? पर लेकिन सोचो अगर चारों के चारों काम करना स्टार्ट कर दे तो कैसा लगेगा भाई साहब। वो घर जो है उस गांव का, अगर गांव की बात करूं तो सबसे एक शानदार घरों में से होगा अगर चारों के चारों फुल इफिशिएंसी के साथ में काम करें। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई जब मैंने एग्जाम्पल लिया कि हाँ एक घर में 4 लड़के हैं। पर लेकिन सोचो अगर एक घर में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं तो क्या होगा? हम लोग बोलते हैं कि हाँ लड़के तो काम कर लेंगे, पर लेकिन लड़कियों को हम लोग उस तरीके से काउंट नहीं करते हैं। तो इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है कंप्लीटली, जो कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करेगी। यहाँ पर जो जेंडर गैप होता है उसको कैसे कम कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया जाएगा। और इसी के साथ में अगर ऐसा कुछ हम लोग करके चलते हैं तो देश को कितना फायदा देखने को मिलेगा। देश को नहीं, यहाँ तो देश की बात मैंने इसलिए की ताकि आप लोग समझ पाओ, हम अपने देश के बारे में बातें करें, पर दुनिया को कितना फायदा देखने को मिलेगा ये बातें यहाँ पर करने वाली है अगर ढंग से इस चीज़ को हम लोग समझ कर चलेंगे। तो बहुत ही शानदार आर्टिकल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों से यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और आंसर राइटिंग में भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बात क्या की जा रही है आप लोग ध्यान से समझिए। ये बात की जा रही है कि अगर हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि मेल और फीमेल को हम लोग जितना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, सोचो अगर दोनों मिलकर काम करें तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो बात ये की गई है कि अगर हम लोग जेंडर इक्वलिटी को जो लेकर चलें एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम के अंदर में, यानी कि वो एरिया जहां पर खेती बाड़ी की बात की जाती है और जहां पर खाने की बात की जाती है, उन 2 सेक्टर में अगर महिलाओं को हम लोग साथ में लेकर चलें तो इससे भुखमरी आप लोगों को मिटती हुई नजर आएगी। यानी कि भुखमरी कम होगी, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। पहला भुखमरी कम होगी, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था जो है शानदार तरीके से बूस्ट होगी, और तीसरी बात ने तो अंदर से हिला के रख दिया। इन्होंने ये बोला कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में कोविड-19 जैसे जो शोक हैं जो कि दुनिया को एक तरीके से जो सदमे में डाल देते हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा अगर फुल इफिशिएंसी के साथ में हम लोग अपनी पॉपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द एग्री फूड सिस्टम ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
तो एक तो आप लोगों से डायरेक्ट कोई ये पूछ ले कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फूड एग्री या एग्री फूड सिस्टम ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहां पर इससे बन जाएगा, बड़ा ही आसान सा। ठीक है, अभी जब यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी और आप लोगों से बात करूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर यही प्रस्तुत करती है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट यही प्रस्तुत करती है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो बात करें इन द वर्ल्ड यही प्रस्तुत करती है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यही प्रस्तुत करती है, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी यही प्रस्तुत करती है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स यही प्रस्तुत करती है। यानी कि जहां पर फूड और एग्रीकल्चर की बात की जाए मैक्सिमम जगह आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ऑप्शन में भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसलिए कहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो भी है वह लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि कम से कम खाना तो दो यार, रोटी कपड़ा और मकान आप लोगों ने सुना है। जो इसमें अगर बात करें रोटी के बारे में, तो एक बार को कपड़ा ना मिले और मकान ना मिले चल जाए, पर लेकिन रोटी ना मिले तो ये भाई साहब खतरनाक सिचुएशन हो जाए। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो इसी चीज के ऊपर फोकस देती है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। इसको फाउंड किया गया था क्यूबिक जो कि कनाडा की सिटी है, ये याद रखिएगा, पर लेकिन इटली के अंदर में इसका ढक्कन खुला, यानी कि रोम के अंदर में बेसिकली इसका एक तरीके से घर आप लोग बोल सकते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। उसका बेसिक रीजन क्या है, 16 अक्टूबर को इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, तो इसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ ली जाती है। अब यहां पर ये बात है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि इतनी सारी चीजें ये सुधार सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोगों को पॉजिटिव वे में यहां पर चलती हुई नजर आएगी, ये बातें यहां पर बोली गई है। यानी कि अगर हम लोग सबको साथ में लेकर चले तो बहुत कुछ चीजें इफेक्टिव हम लोग कर सकते हैं समाज के अंदर में। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? यानी कि मैं पूछूं 1 बिलियन, 1 बिलियन के बारे में अगर बात करूं तो कितने करोड़ होते हैं? आप लोग ये बताइए, आप लोग इसको बताइए कितने होंगे, कैलकुलेशन कर कर बताइए थोड़ा आराम से। 1 बिलियन में आप लोगों को कितने करोड़ देखने को मिलते हैं? 100 करोड़ देखने को मिलते हैं। यहां पर बात की जा रही है 4 बिलियन, यानी कि 400 करोड़ लोग आज की डेट में एग्री फूड सिस्टम के ऊपर अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और इसमें से आधी जो हैं वो महिलाएं हैं जिनको प्रॉपर हम लोग साथ में लेकर नहीं चलते हैं, उनका फुल पोटेंशियल जो है उनका यूटिलाइज नहीं करते हैं। अगर यहां पर उनका फुल पोटेंशियल हम लोग यूटिलाइज करें तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में सोचो 400 गुना वृद्धि हो जाएगी इमीडिएटली, अगर हम लोग असमानता और भेदभाव को साइड में रखकर चलते हुए आगे बढ़ें। तो ये बताया गया कि जो आज की डेट में हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से साथ में लेकर नहीं चलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करके रखते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, कई बार यहां पर जो उनको एक जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिल पाती है, मार्जिनलाइज तरीके से रखते हैं, डिनाई करते हैं, वर्क की पुअर कंडीशन देखने को मिलती है। अगर उनको जगह मिल भी रही है तो उनकी सैलरी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, या फिर उनको ज्यादातर देखभाल वाले काम में उनको रखते हैं जो कि अनपेड वर्क होता है। अक्सर घरों में देखा होगा जो मम्मी होती हैं घर पे काम करती हैं, हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते हैं। जिस संडे में हम लोग लाइफ एंजॉय करते हैं उस संडे में उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग उसको देखते भी नहीं है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, खासकर अगर कोई लड़की होगी वो इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चलना है। चैलेंज बहुत सारे हैं दुनिया में, होने की दुनिया में राहों में चैलेंज तो मिलते ही रहेंगे यार, ये जिंदगी है। तो कभी क्लाइमेट चेंज, तो कभी इकोनॉमिक की कंडीशन खराब हो जाती है, कभी प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी जेंडर बेस्ड वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खासकर ये अलग से फेस करते हैं। अगर आप लोग देखो कोविड-19 के टाइम पर महिलाओं की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब हुई। आप लोगों ने देखा होगा, अगर काम करने वाली महिला है तो उसकी जॉब चली गई, जो घर से जॉब कर रही थी वो घर को भी देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है, घर के सारे काम देख रही है। वो कंडीशन आप लोग देखते हैं, जो बीमार हो गया उसको भी देख रहे हैं। उसकी वजह से सबसे ज्यादा महिलाओं ने जॉब छोड़ी, सबसे ज्यादा बच्चियों ने स्कूल छोड़े। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास में जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो वुमेन जो है यहाँ पर ज़्यादा एक्सेस मिल पा रही है, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हुई है। पर लेकिन अगर गांव वाले एरिया में आज की डेट में आप लोग देखो तो फिर भी एक इतना अंतर नहीं आया, वहाँ पर सिचुएशन इतनी चेंज नहीं हुई है जितनी चेंज होनी चाहिए थी। क्योंकि गांव में अक्सर आप लोग फ़ोन के बारे में बात करें तो घर में अगर एक फ़ोन है तो वो तो या तो वो पापा के पास में होगा या फिर भाई के पास में होगा, मम्मी या फिर बहन के पास में होने के चांसेस उसके बहुत कम है। क्या आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं? बताइए आप लोग।
ये चीज़ें आप लोगों को गांव में नॉर्मल देखने को मिलेगी। सिटीज़ में नॉर्मली लड़की को फ़ोन मिल जाता है, क्योंकि घर से जब बाहर जाती हैं, कोई काम करते हैं, कोई अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, तो वहाँ पर उनके पास में उनके पर्सनल फ़ोन होते हैं। लड़की भी अगर गाँव से निकल कर कहीं बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो उसके पास भी उसका फ़ोन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पर लेकिन गाँव में ये सिचुएशन आज भी ऐसी की ऐसी है, इस रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया। कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ यहाँ पर, तो जो गैप है वुमेन एंड मैन में फूड सिक्योरिटी के अंदर में, वो और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 4.3 हो गया और ज़्यादा बढ़कर, यानी कि गैप और ज़्यादा हो गया यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब हम लोग बात करते हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर गोल है जो कि भुखमरी के बारे में बात करता है, कौन सा पर्टिकुलर गोल है जो कि इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताइए जरा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा हूँ, जो कि टोटल मिलाकर 17 हैं, तो वो आप लोगों को उंगलियों पर याद होने चाहिए। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं एग्जाम के अंदर भी, और वैसे भी आंसर राइटिंग में बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप लोग उसके ऊपर फोकस देकर चलोगे तो। बताइए जरा, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनके आंसर बताइए। ये सारी जो कहानियां मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, ये सारी कहानियां मैंने आप लोगों को दुनिया के रेस्पेक्ट में सुनाई है। अब बात करते हैं अपने प्यारे देश के बारे में। हमारे देश के अंदर में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी अपने देश के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपने देश के रेस्पेक्ट में ही आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि महिला की जो भागीदारी है लेबर फोर्स के अंदर में, यानी कि श्रम बल के अंदर में, वहां पर हर 5 में से 1 महिला वर्किंग है, और या फिर अपना काम के लिए ढूंढ रही है कि उसको कोई काम मिले। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अगर बात करें, एक तो अमीर घर की महिला है, एक गरीब घर की महिला है, तो पुअरेस्ट जो वुमेन है उसका ज्यादा पार्टिसिपेशन है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है, खेतों में काम करने महिलाएं जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। गांव से अगर आप लोग आते हैं, तो मुझे अभी भी याद है खेतों में गेहूं काटने जब हम लोग जाया करते थे, तो मम्मी भाई बहन सारे, मतलब पापा ताऊ सब जाते थे एक साथ में मिलकर, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें, आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलता है, कई जगह महिलाएं खेतों में काम करती नजर आती है अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घास काटने वाली एक जो गरीब महिला है वो देखा होगा, ये मैक्सिमम आप लोग खेतों में काम करती नजर आती है। पर कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पर है कि ये सारी चीजें होते हुए भी फीमेल का जो शेयर है एग्री फूड इसके अंदर में, जो सिस्टम के अंदर में, वो डिक्रीज हुआ है 1% 2005 से लेकर 2019 तक का, यानी कि इनका पार्टिसिपेशन और कम होता जा रहा है। इसके पीछे और रीजन भी है कई सारे। एक तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं आज की डेट में, खासकर जैसे कि मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है चीजों का। 10% मैकेनाइजेशन, अगर आप लोग बढ़े कि मशीनी बढ़ी है यहाँ पर 1999 से लेकर 2011 तक, तो 5% महिलाओं ने जो फार्म में काम करना जो है वो बंद कर दिया है। रीजन क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। जो काम पहले महिला खेतों में किया करती थी, आज की डेट में वो घरों में घर के काम देखती हुई आप लोगों को नजर आती है। जो खेतों में उनको काम करने को मिला करता था, वो अब उनको नहीं मिलता है। ये आप लोग 2 तरीके से देख सकते हो, एक तो पेड और एक अनपेड। मैं पेड काम के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे खेतों में खुदाई करानी है, जैसे गन्ने आप लोगों ने खेतों में जैसे गन्ने बो दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, फिर उसमें घास जमता है तो उसको खोदने के लिए या फिर और भी कई सारे काम करने के लिए पहले महिलाओं का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा देखने को मिलता था। पर लेकिन अब मशीन आ गई है, तो मशीन की वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहां पर कम हो गया है। तो यहां भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में आप लोगों को इस तरीके से कम होता हुआ नजर आएगा। तो सजेशन यहां पर ये है कि इंक्रीज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सेस देना चाहिए हम लोग को। खासकर अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें जैसे पशुधन, जैसे लाइव स्टॉक होता है, पानी या फिर सीड, लैंड, ये ऐसे ऐसे एरिया हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जहां पर मोर एक्सेस महिलाओं को मिलनी चाहिए यहाँ पर। और डिस्क्रिमिनेशन को इंगेज, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको साइड में रखना चाहिए। मैन और बॉयज को इंगेज यहाँ पर करना चाहिए कहीं ना कहीं। घर के कामों में भी अगर आप लोग बात करते हैं, आखिर महिलाओं को ही क्यों घर के सारे काम करने हैं, आखिर मेल क्यों नहीं कर सकता, ये भी यहां पर देखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी का एंड की, ठीक है, तो उसमें ये दिखाया गया कि वो हाउस हस्बैंड बन के रहता है और लड़की जो है वो हर का काम करती है। तो सोसाइटी का एक डिफरेंट एंगल उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, पर लेकिन इन रियलिटी में सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। आप लोगों में रियलिटी बताऊं, एक लड़का है, मतलब फ्रेंड है, उसकी जो वाइफ है उससे ज्यादा अर्निंग कर रही है। वो बेसिकली क्या कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में है पर लेकिन छोटी पोस्ट पर है। उसकी वाइफ जो है वो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा पैसा कमा रही है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको कई बार ताने मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और ये समाज में रियलिटी है, अगर वाइफ जो है वो हस्बैंड से ज्यादा कमा ले तो भाई साहब हस्बैंड की बेइज्जती मानी जाती है, और हस्बैंड ज्यादा कमाए तो वाइफ जो है उसको मोटिवेशन की तरीके से देखती है कि मेरा हस्बैंड कितना कमाता है। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा है। यानी कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की खुशी में खुश है, वो तरक्की कर रहा है, वो खुश है, पर लेकिन इसका अपोजिट जो है वो बिल्कुल अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
बहुत सारी और भी चीज छोटी छोटी जो भी इस रिपोर्ट के अंदर में बातें थी, तो यहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। हालांकि ज्यादा जरूरत इनकी थी नहीं, कहां कहां पर क्या क्या घट रहा है, किसके सेक्टर में कितना बढ़ रहा है, ये छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इकट्ठी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। ये रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को देखनी होगी तो इसके ऊपर नजर डाल लेना, आप लोगों को पीपीटी में यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी। ठीक है, ये भी इसी जो बेसिकली रिपोर्ट का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में क्या कोई इनिशिएटिव है या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, उनको एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट करने के बारे में उनके स्टार्टअप के लिए स्कीम चलाई जा रही है। ग्लोबली यहां पर क्या इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। मॉनिटर द डेजर्ट जो लोकस्ट सिचुएशन इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के इनिशिएटिव है जिनके बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है, तो नहीं टिड्डी का अटैक जो होता है उसकी वजह से। इसी के साथ में ये आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, तो ये एक बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो फूड से रिलेटेड स्टैंडर्ड है उनको इंप्लीमेंट करने हैं, और ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द एग्रीकल्चर। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं एग्रीकल्चर में जो कि यहां पर देखने को मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके बारे में आप लोग कम से कम एटलीस्ट आइडिया जरूर रखना। इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दूंगा कि वुमेन का फार्मिंग सेक्टर में रोल क्या है, उसके ऊपर आप लोगों को बताना है, और क्या क्या प्रॉब्लम वुमेन आज के डेट में फेस कर रही है एज ए फार्मर के तौर पे देश के अंदर में। तो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग उसको फेसबुक पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ में टेलीग्राम पर जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उस पर भी जाकर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर लिख रहे हैं, उनके आंसर देखकर भी आप लोग सीख सकते हैं। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, पहले दिन में आंसर लिखने की कोशिश मत करना। कोशिश करोगे पहले थोड़ा सा अपने आप का बेस थोड़ा तैयार कर लो, पहले बेसिक चीजें जब कवर हो जाएं उसके बाद में आंसर राइटिंग पर आप लोगों को कूदना है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बताना है। ये रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर की गई है। वुमेन जो अगर बात करें तो रूरल वुमेन जो है उसके बारे में बात की जा रही है, वो ज्यादा रिस्क है फूड इनसिक्योरिटी का देयर कंपेयर टू द काउंटर पार्ट ऑफ अर्बन वुमेन। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर जो रूरल वुमेन है उनको ज्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है फूड इनसिक्योरिटी का देन द रूरल, अगर बात करें अर्बन जो बेसिकली उनके कंपेयर में काउंटर पार्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, 1, 2 बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। आंसर यहां पर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, तो मैंने बता दिया कि इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। 4.3% का गैप देखने को मिला, और कोविड-19 के टाइम पर ये जो गैप जो है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आया, और ज्यादातर गांव की महिलाएं जो हैं वो और ज्यादा इंपैक्टेड हो नजर आई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आंसर आप लोगों के सामने सी हो गया। ठीक है, बात की जा रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये 4 रिपोर्ट के नाम है आप लोगों के सामने, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। सही आंसर क्या है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये बड़ी तसल्ली में डिस्कस की है सारी एक एक बातें, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन होगा तो यहीं छोड़ के जाना। ठीक है, साथ में लेके नहीं जाना। कुछ इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज, मॉनिटर डेजर्ट लोकस्ट जो सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी जो यहाँ पर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। सही आंसर क्या है, तो ये इसमें से सही आंसर क्या है, तो आंसर है डी। ये सारे के सारे इनिशिएटिव अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अगर ध्यान से आप लोग समझोगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले तो आप लोग समझिए क्या बोला गया, फूड एंड एग्रीकल्चर के जो अकॉर्ड्स है उसके हिसाब से ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात की जा रही है। मतलब क्या है यहाँ पर, इसका नाम आप लोग पढ़कर देखिए क्या है यहाँ पर, जो आप लोगों को यहां पर बताया ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। अगर ढंग से नाम आप लोग पढ़ेंगे तो क्या बात की जा रही है, किसी हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है, पुराने सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट देखिए, पहली स्टेटमेंट बोला गया टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन द मॉडर्न फार्मिंग, जो एक तरीके से मेथड, एंड इसी के साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लोकल कम्युनिटीज टू आइडेंटिफाई द GIAHS सो दैट जो ग्रेटली इनहेंस कर सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। अगर बात की जा रही है किसी हेरिटेज के बारे में तो कोई पुरानी चीजों के बारे में बात की जा रही है,
तो मॉडर्न सिस्टम के बारे में यहां पर बता दिया गया एकदम। तो आप लोगों को क्या लगता है यहां पर ये स्टेटमेंट सही होगी या फिर गलत होगा? अगर थोड़ा सा भी आप लोग स्टेटमेंट को यूपीएससी की ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ठीक तरीके से करके, तो यहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, ना कि मॉडर्न के बारे में। इसके जाते ही दो स्टेटमेंट आप लोग की इमीडिएटली चली गई है। इसमें कहीं भी ये नहीं बात की गई प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टू द ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जो आते हैं कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको हम लोग को एक जीआई टैग का दर्जा देना है, क्योंकि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। टू आइडेंटिफाई एंड सेफ, जो एक सेफ गार्ड द इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसको फोकस देकर चलना है, खासकर एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी के हिसाब से उसको किस तरीके से लोकल कम्युनिटी के साथ में लेकर चल सकते हैं। तो आंसर बी है, यानी कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन मैक्सिमम यूपीएससी के सोल्व करते हुए आप लोग नजर आओगे। यूपीएससी चाहती है कि दिमाग का इस्तेमाल कर आप लोग चीजों को आगे लेकर चलो, ठीक है। इसको कहते हैं तैयारी करना, इसको कहते हैं ढंग से पढ़ना। रिपोर्ट क्या थी, उसकी हाइलाइट्स क्या थी, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके इनिशिएटिव क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा वो हो गया आप लोग के लिए यहां पर अपनी साइड से क्वेश्चन बनाकर दिए, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन जो है आप लोग का वो भी आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया, या फिर किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रही है महिला, वो भी आप लोग का एक क्वेश्चन होगा। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कहीं भी मार नहीं खाओगे। बताओ, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, कमेंट बॉक्स में बताना, कहीं पर डाउट हो तो उसको पूछ लेना, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों का सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। दोस्तों, मेरे मोहल्ले में कोई मान लीजिए एक नाला है, एक नाला क्या बेसिकली आप लोग बोले कोई एक नहर है, नहर टाइप में कोई बह रही है। अगर वो मुझे साफ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पता चला वो जो है मेरे मोहल्ले से भी जा रही है, दूसरे और 2-3 मोहल्ले से जा रही है, मतलब जो भी घर है उसके ऊपर में, तो यहाँ पर वो सारे एक तरीके से उसमें कुछ ना कुछ कचरा डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बेकार होती रहती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो भी यहाँ पर इस पे सारे जो घर हैं उनके साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा कि यार इसमें कचरा नहीं डालना है, कचरे के लिए अलग से डस्टबिन वगैरह कुछ स्टेब्लिश कर दी जाए, जो भी दिक्कत है उनको सोल्व किया जाए। तो ये जो नहर है, ये जो एक पर्टिकुलर एक जो एरिया है जहाँ से स्वच्छ पानी बहना चाहिए, वो गंदा होने से बच जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने छोटे एरिया में उदाहरण लेकर आप लोगों को बता दिया, इसी को जब बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है हमारे देश में, वो बात कर रहा है कि रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार के बारे में। यानी कि अगर आप लोगों से बात की जाए कि हम लोग को गंगा को क्लीन करना है, तो जो भी राज्य है गंगा के बेसिकली कनेक्टेड हैं उनको सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और खासकर जो कई सारी सिटीज हैं उनको सेंसिटिव बनाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, अगर चीजें सुधारना चाहते हैं तो। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा याद रखेगा, ये मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIUA के साथ मिलकर रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार पार्टनरशिप विद द बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटी, ये रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। आप लोगों को कुछ बातें मैं बताता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाएं अच्छे से। कुछ आप लोगों को सिटी के नाम बताता हूं, स्टेट के बताता हूं, रिवर के बताता हूं, आप लोग इंपॉर्टेंस समझ पाओगे कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अगर बात करें जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, अयोध्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अयोध्या टेम्पल बन रहा है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सरयू रिवर के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये सिटी बता रहा हूं, आगरा का नाम सुना आप लोगों ने, यमुना रिवर पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। दिल्ली अपना यमुना रिवर के अंदर देखने को मिलेगा। अहमदाबाद साबरमती रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। कटक महानदी के ऊपर देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में। अगर बात करें कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये बड़ी बड़ी सिटीज के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हैदराबाद मूसी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा तेलंगाना के अंदर में। कोटा जहां पर आप लोग तैयारी करने जाते हैं, राजस्थान चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा आप लोगों को। कानपुर गंगा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये बोलते हैं कानपुर में गंगा जो है वो नाला बन जाती है, इतनी गंदगी उसमें जाती थी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जौनपुर गोमती रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सूरत तापी रिवर के ऊपर, वाराणसी गंगा रिवर के ऊपर, ये मथुरा यमुना रिवर के ऊपर। ये सारे जो मैं नाम बता रहा हूं ना, इससे ये पता चलता है कि ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं ये रिवर के किनारे बसी हुई हैं। लखनऊ का नाम सुना होगा गोमती रिवर के ऊपर, ठीक है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और ये नॉर्थ की बात नहीं है, साउथ में भी जब आप लोग जाओगे यहां पर कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अगर रिवर को साफ करना, तो सिटीज को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग यहां पर देखिए, अगर गंगा जैसे बात करें, जैसे ये गंगा रिवर आप लोग देखते हैं, यमुना भी आकर मिलती है यहां पर इसमें, ठीक है। ये इलाहाबाद देख सकते हैं आप लोग यहां पर। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहां पर आप लोग को गंगा में से हुगली रिवर अलग सेपरेट होती है, यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर आगे चलकर ये जो हुगली है ये तो साइड में हो गई, पर गंगा को आगे चलकर हम लोगों ने क्या बोल दिया, पद्मा बोल दिया, जैसे ही बांग्लादेश के अंदर घुसी। और यहां पर ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी।
ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा बोला जाता जब तक इंडिया में थी, जैसे ही बांग्लादेश में बढ़ी तो हम लोगों ने इसको जमुना बोल दिया। जमुना और यमुना में डिफरेंस समझना, हम यमुना बोल रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोल रहे हैं। जब दोनों आकर चली और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरी तो हम लोगों ने इसको मेघना बोल दिया। एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी कि ये पैटर्न आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहां पर ये इतना बड़ा डेल्टा बनाते हैं, उसका नाम सुंदर, हम लोगों ने क्या रख रखा है, सुंदरबन डेल्टा। क्यों? क्योंकि सुंदरी नाम का ट्री होता है यार यहां पर, उसके नाम पर डेल्टा का नाम रख दिया। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी। तो जहां जहां से भी गंगा रिवर होकर गुजरती है तो उस तरीके से जरूरी है कि उन सारी सिटीज को, स्टेट को साथ में लेकर आ जाए ताकि चीजों को क्लीन किया जा सके। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि गंगा रिवर किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और कहां से निकलती है गंगा रिवर, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। गंगा एक बहुत ही पवित्र रिवर है हमारे देश के अंदर में, एक पूजनीय रिवर आप लोग बोल सकते हैं। खासकर जब बात करेंगे हरिद्वार से अंदर, आप लोगों ने देख रहा कांवड़ यात्रा के बारे में, कुंभ के मेले के बारे में, तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने विजिट भी किया होगा। पर्पज क्या है? रिवर सिटी अलायंस, जिसको RCA बोला गया है, ग्लोबल जो सेमिनार देखने को मिल रही है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपनी अर्बन रिवर को। शहर के अंदर में जो रिवर है भाई साहब वो गंदी होती जा रही है, कैसे हम लोग उनको सही से लेकर चल सकते हैं। तो इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये होलिस्टिक एक्शन फॉर द अर्बन रिवर की बात कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, फरवरी में आप लोगों को देखने को मिला था। उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कशन की थी ये चीजें कि कैसे इसको साथ में लेकर चलना है। तो मुद्दा पूरा यहां पर यह है कि सबका साथ सबके विकास वाली बात है। तो रिवर को भी इसी तरीके से क्लीन बनाना पड़ेगा और इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन तक है कि अर्बन एरिया में कैसे चीजें टैकल करनी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है, रिवर सिटी अलायंस इसीलिए बनाई गई है ताकि रिवर के ऊपर जो सिटी के अंदर से होकर गुजरती है उसके ऊपर ध्यान रख सके। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया था डायरेक्ट कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बारे में यहां पर, ठीक है। तो ये कहां पर लोकेटेड है देश के अंदर में? तो अर्बन की बात की जा रही है तो कैपिटल के अंदर में होगा। नॉर्मल सी कॉमन से भी आप लोग कुछ चीजें याद रखा सकते हैं। तो ये रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं किस तरीके से अर्बन एरिया का डेवलपमेंट होना है ताकि चीजें जो है पॉजिटिव वे में चले, क्योंकि गांव से लोग निकल निकल कर शहरों में रह रहे हैं और शहरों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है आज की डेट में। इसको बनाया गया 1976 में, आज की बात नहीं है, पुराना है, तब से दिक्कतें देखने को मिल रही है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है उसके हिसाब से बनाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव और एक इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट है जो कि चीजों को सही से लेकर चलने की बात करता है। पर लेकिन एक चीज से काम नहीं चलता है, उसके साथ में यहां पर एक अलायंस बनाया गया जो कि पर्टिकुलर रिवर को देखेगा। 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि डिस्कस किया जा सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके कि जो शहरों में रिवर जा रही है, नदियां जा रही है, उनका ध्यान कैसे रखना है। तो इसमें गंगा बेसिन को भी काउंट किया गया और नॉन गंगा, ऐसे थोड़ा ना गंगा ही रिवर है हमारे देश में। कितनी सारी रिवर मैंने अभी आप लोगों को बता दी, ये सारी रिवर भी हमारे देश की हैं। तो इनको कैसे लेकर चलना है? तो फर्स्ट ऑफ अपने ही तरीका ये अलायंस देखने को मिला वर्ल्ड में जो कि सक्सेसफुल पार्टनरशिप दिखा रहा है। इसमें हमारी 2 मिनिस्ट्री काम करती हैं और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंटली कि जो रिवर सिटी अलायंस में कौन कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिलकर काम करती है। इनके मिनिस्टर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे भी याद हो जाएंगे, लिखना जरूर, ठीक है। लिख, जब कुछ बोलता हूँ ना लिखने के लिए तो लिख दिया करो, सर्च कर लिया करो उसको, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके नाम मुझे याद हो गए वो रेगुलरली आंसर करते हैं, पर लेकिन आप लोग हो कि आलस में रहते हो। आलस एक ऐसी चीज़ है भाई साहब, बर्बाद कर देगा, ऐसी दीमक है ना, कब खोखला कर देगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो बाहर निकल जाओ उससे थोड़े से, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट। कोई भी चीज़ बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में आप लोग खुद देख लो, जैसे कि आप लोग खुद सोचो एक तरीके से, जैसे कुछ भी चीज़ है, यूट्यूब आप लोग देख रहे हो आज की डेट में, ये कहीं पर बैठकर आप लोग देख रहे हो, मैं पता नहीं कहाँ पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ पर बैठकर देख रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर का भी आप लोगों ने देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखते हो कैसी कैसी चीज़ें डेवलप की जा रही है आज के डेट में। हर एक चीज़ के अलग अलग तरीके आगे निकलने के लिए ऐसे कई सारे एप्लीकेशन ये लॉन्च करते हैं कि भाई साहब गंगा से रिलेटेड गंदगी अगर कहीं पर हो तो बता देना, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, लोगों को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने बोला था ना, जब बारिश का मौसम आया करे तो पेड़ लगाना आसान रहता है, तो उस टाइम पर आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो ये सारे अवेयरनेस की तो चीजें हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा रिवर को आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम लोग भाई साहब इसको क्लीन करने की सोच रहे हैं, पर लेकिन आज तक क्लीन नहीं हुई है। आप लोगों को पता है कि लंदन के अंदर में रिवर है थेम्स, उसको गंगा बोला जाता है लंदन की। उसमें ऊपर से झांकोगे ना तो नीचे तलहटी नजर आ जाएगी, और एक टाइम पर उससे गंदी रिवर इस धरती पर नहीं थी। उन्होंने काम किया, उसको सुधार दिया,
हम भी इसी पैटर्न में चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें तो नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, और सोचो एक दशक के बाद भी हम लोग इसके बारे में ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्लीन करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें बन तो जाती हैं पर लेकिन यार वो काम नहीं करती जैसे उनको काम करना चाहिए। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की जा रही है जिसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया 1860 के अंदर में। बेसिक फोकस कैसे था, जहां जहां पर भी जो भी गंदगी है उनको ट्रीट कर उसके अंदर डाला जाए, शॉर्ट टर्म स्टेप उठाए जाए ताकि पोल्यूशन को कर्व किया जाए, मेंटेन किया जाए ताकि फ्लो बना रहे पानी का, रिस्टोर किया जाए सरफेस जो भी फ्लो है यहाँ पर ग्राउंड वाटर को रीजनरेट किया जाए, मेंटेन किया जाए नेचुरल वेजिटेशन को। कई बार ना पानी गंगा को बिल्कुल नाला बन जाता है, जैसे मैंने बोला। कंजर्व करना है, चीजों को अलाउ करना है, पार्टिसिपेशन पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक जब तक नहीं पार्टिसिपेट करेगी पॉजिटिव चीजों में तब तक चीजें सुधरेगी नहीं। मैं बोलूं मैं पेड़ लगा रहा हूं, मैं एक पेड़ लगा दूंगा, 2 पेड़ लगा दूंगा, 3 पेड़ लगा दूंगा, पर लेकिन मैं बोलूं कि सारी एसएलवी फैमिली एक एक पेड़ लगाएगी, देखते ही देखते क्या हो गया 10 लाख पेड़ एक दिन के अंदर में हम लोग लगा सकते हैं अगर सारे के सारे एक तरीके से इकट्ठे हो जाएं। सोचो 10 लाख पेड़, समझ रहे हो आप लोग यहां पर कितना बड़ा ये कैंपेन होगा। तो यार कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो अपना तो फायदा करे, इसमें हमारे फायदा है। ये सेल्फ एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, सेल्फिशनेस की बात है। क्यों हम सब चाहते हैं कि भाई साहब हम लोग को स्वच्छ हवा मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखें यहाँ पर, तो मिलकर काम करो इस तरीके से। बताओ अब की बार में जैसे जब जब यहाँ पर हम लोग बात करें, जब जब बारिश का मौसम आता है कि कौन कौन पेड़ लगाने की बातें करते हैं, तो जब भी आप लोगों को मौका मिले जब बारिश का मौसम आए, एक पेड़ कम से कम जरूर लगाना। कोई भी टाइम आप लोग चूज कर सकते हैं जो आप लोगों को फेवरेट लगे, कोई सा भी महीना चूज कर सकते हैं वैसे, पर लेकिन ये काम जरूर करना क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग इस पृथ्वी को एक अच्छी हरा भरा एक एरिया बना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्या और भी इनिशिएटिव है, सरकार ने कभी काम किया है? जी हाँ बिल्कुल किया है। नेशनल गंगा प्रोग्राम के बारे में बात, नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। ये इंटीग्रेटेड मिशन यहां पर लाया गया था, कैसे पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर सकते हैं गंगा रिवर पर। गंगा एक्शन प्लान, नेशनल वाटर मिशन 2010 में, क्लीन गंगा फंड बनाया गया 2014 में। यही इसी के साथ में याद रखिएगा, क्वेश्चन ही पूछा गया अभी रिसेंटली। भुवन गंगा वेब ऐप के बारे में बात की जा रही है, पब्लिक मॉनिटरिंग पोल्यूशन के बारे में बात की गई है। इसी तरीके से बैन करना वेस्ट डिस्पोजल, ये तो एनजीटी के द्वारा बैन लगा दिया गया भाई साहब कि गंगा में कोई भी ऐसी हरकतें करता जाएगा तो मुर्गा बना के उल्टा लटकाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खुद पिक्चर में आ गया गंगा को क्लीन करने के लिए, तो यहां से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी कि यार ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है, काम तो किया जा रहा है, बस यही है कि हम लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं और हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं। अगर सोचो हर एक इंसान पार्टिसिपेट करने लगे तो कहां से चीजें सुधर जाएंगी। खुद देख लो, यूपीएससी इतनी सीरियस थी कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया इस मुद्दे को लेकर। वो भी चाह रही थी कि भाई साहब लोग इसको डिस्कस करें, अच्छे से काम किया जाए, जो आईएएस वाईएएस बन के जाए भाई साहब वो भी देखे कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन लिख कर आए थे तो इसके ऊपर फोकस देना है। तो डिस्कस द नमामि गंगे और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, इसके किस तरीके से रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले, तो इसके ऊपर काम करने की बात की गई, कैसे बेटर और हम लोग इनपुट दे सकते हैं इन चीजों को लेकर ताकि और ज्यादा चीजों को सुधारा जा सके। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2015 में आप लोगों से। क्या इससे रिलेटेड वैसे भी क्वेश्चन बने हैं कभी प्रीलिम्स वगैरह के अंदर भी? तो आप लोग यहां पर देख लीजिए, इस पर्टिकुलर जो एरिया से अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट ऑथोरिटी के बारे में देखने को मिलेगा 2014 के अंदर में। क्या पूछा गया? कई सारे एरिया के नाम आप लोगों को दे दिए, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश अंडर द एक्ट, किस एक्ट के तहत? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, घुमाकर सारे एरिया एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर कर डाले। तो याद रखिएगा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा जब वो मूड में रहती है। ठीक है, तो 1 2 3 2 या फिर 1 2 3 सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है, आंसर करो। कर लिया अटेम्प्ट, आंसर है बी। यहां पर याद रखिएगा रीजन क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड, कुछ दिनों पहले बताया था मैंने, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एनिमल एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि जानवरों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं इंसानों के द्वारा, वैसे इंसान भी एक जानवर ही है, याद रखिएगा। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड याद रखिएगा, इसके बारे में बात करें। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करें या नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन इनसे पहले भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया यहाँ पर बी, 2 और 3 सही है। फर्स्ट गलत है यहाँ पर, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और यहां पर देखता हूं कौन से आंसर देता है। कंसीडर करना है स्टेटमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के बारे में, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। ये बात की जा रही है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में, और ये बेसिकली इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ठीक है,
कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लो, पता हो और गलत आंसर अटेम्प्ट कर आ जाओ, कोई मजा नहीं है, ठीक है। आंसर गलत कर दिया, पढ़ा लिखा बर्बाद कर दिया। प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए कह रहा हूं रेगुलरली क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोगों को। डेली ऐप पर जाकर शाम को 5 बजे डेली वहां पर एक तरीके से आप लोगों को क्विज देखने को मिलता है, और वीकेंड में टेस्ट भी होता है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या है, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। क्या है सही आंसर, कर लिया अटेम्प्ट? सही आंसर है डी, मतलब इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मिशन, मैंने बोला था ना स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जब पूछा गया तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए चीजों को लेकर। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर बात की जा रही है रिवर सिटी अलायंस के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पढ़ लो इसको, बहुत सारी स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। सारी चीजें जब पढ़ लोगे तो आंसर देना कि आंसर बात की जा रही है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर जब देखोगे तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, आंसर आप लोगों को सी नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, बोथ गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन सबके लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली गंगा बेसिन के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है, और ऐसी स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी आप लोगों के लिए बनाता हुआ नजर आता है, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए आप लोग पढ़कर इसको क्वेश्चन को। इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है, रिहेबिलिट और बूस्ट करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर बात की जा रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, और इसी के साथ में लॉन्ग टर्म स्टेप्स की बात की जा रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है बताना आप लोग, ठीक है। कंटिन्यू फ्लो के बारे में, सरफेस वाटर, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। तो क्या सही है यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को बताया शॉर्ट टर्म बातें की जा रही है, ना कि लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म में हमको पोल्यूशन कवर करना है, कैसे कैसे मिटा सकते हैं फटाफट, पर लेकिन शॉर्ट टर्म गोल भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए, तभी चीजें सुधरती हैं अगर ढंग से देखा जाए। शॉर्ट टर्म से तो मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी, गजनी बन जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ये आप लोगों को हो ही गया। अब बोलो टॉपिक तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो बता दिया, अलग से क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करा दिए। अब इस तरीके से अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठोगे तो क्या आप लोग क्या सोचो, एक इंसान जो तैयारी करके जा रहा है और जो आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है। अब इतनी सारी सिटी बता दी आप लोगों को रिवर के ऊपर, वो मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट आती है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि मजा आ जाए, सामने वाले का भी वाह क्या बच्चा है, तो बोलना कि ऐसे फैमिली से हम, ठीक है, ऐसे ही फोड़ते हैं पेपर को। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। बाकी एंजॉय करते रहे इसी तरीके से, ठीक है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये नेशनल लेवल की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो केवड़िया गुजरात के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो केवड़िया गुजरात है आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये उसी एरिया की बात की जा रही है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू भी है। इसके बराबर में से जो रिवर जा रही है उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी बताइएगा। यूनिटी, नेशनल यूनिटी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, याद है ना। ये सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं यार, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को ये याद रखनी है आप लोगों को। थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग है ये 10 से लेकर 12 जुलाई तक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, यानी कि कल चली थी और कल यानी कि नेक्स्ट वाले कल में खत्म होगी। तो G20 से बहुत सारी मीटिंग हमारे देश में अलग अलग पार्ट में देखने को मिल रही है, उनमें से एक मीटिंग आप लोगों को ये है जो कि केवड़िया गुजरात के अंदर में है। लगभग 75 इंटरनेशनल डेलीगेट्स यानी कि लगभग 75 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लोग जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। G20 कंट्रीज से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस 3 दिन की मीटिंग में, तो ये सिग्निफिकेंस है अगर इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि हमारा देश जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं G20 की मीटिंग जो है वो प्रिजाइड कर रहा है। तो इसके चलते सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि कैसे इसको सक्सेस बनाना है, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखते हैं, और अगर गुजरात स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी इंटरनेशनल लेवल का अगर इवेंट देश के अंदर में होता है तो ये देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी कल्चर को दिखाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। तो G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये अभी कहाँ पर देखने को मिली इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये हम्पी कर्नाटका के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। हम्पी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट आप लोगों को देखने को मिला रह चुकी है। तो आप लोगों को इसके बारे में अगर पता हो तो बताना,
ये पर्टिकुलर इसके बारे में। थर्ड मीटिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कर्नाटका हम्पी के अंदर में, और यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर एंड कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इस मीटिंग में। इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर वेरियस G20 कंट्रीज के, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और एम ये था कि G20 की जो कल्चर है जो उसको कैसे लेकर आ जाए, और इसी के साथ में जो एम था G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप को कि ताकि प्लेस किया जा सके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि क्रिएटिंग लार्जेस्ट जो मास्टरपीस ऑफ द, ये है बेसिकली यहाँ पर लंबानी जो एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पर ये पैच वर्क, तो इसको भी यहाँ पर एक तरीके से अभी रिसेंटली ये भी आप लोगों को यहाँ पर न्यूज में देखने को मिल रही है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को याद भी रखना है। जैसे अभी रिसेंटली भी यहाँ पर G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और उससे पहले भी आप लोगों से G20 ने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। पहले यूपीएससी ने G20 के बारे में पता है क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से? पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि आज की डेट में अगर आप लोग G20 के बारे में बातें करते हैं तो क्वेश्चन सीधा सीधा था वहां पर उस टाइम पर कि G20 में से कौन सी इनमें से कंट्री G20 का पार्ट है या फिर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था। अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि G20 के अंदर में कितनी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो जाता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि G20 में 20 कंट्री होगी। अगर 20 कंट्री G20 में होती तो आप लोगों को लगता है कि वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते, तो थोड़ा सा घुमाकर आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछ जाए थोड़ा सा भी ट्रिकी टाइप का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, तो ये समझ जाना कि कुछ ना कुछ उसके अंदर में खेला खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आज आप लोगों का थोड़ा सा होमवर्क है यहाँ पर कि टोटल एशिया से कितनी कंट्री आती है G20 के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को इसको जाकर पढ़ना है जिसका नाम है यहाँ पर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, ये पैच जो वर्क क्या है इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का, इसको जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा 2-4 मिनट, ठीक है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर और इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है के राजा रमन, इनको अभी यहाँ पर IFSCA का चेयरमैन बनाया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनको चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। इससे पहले जो है यहाँ पर चेयरमैन कौन हुआ करते थे, तो ये भी हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में। और यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आखिर ये क्या है, तो हल्का सा इसके बारे में भी आप लोगों को अगर पता रहे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बताया जाए, ये कोई ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि ये रिसेंटली अभी क्रिएट की गई थी 2020 के अंदर में, यानी कि 3 साल हुए हैं अभी। आप लोगों ने सुना होगा ना अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी के बारे में, ठीक है। तो उसके साथ में आप लोग याद रखते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के तौर पर बोला जाता है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे देश के हिसाब से देखें तो इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल हो गया गुजरात के अंदर में, कैसे इस तरह की चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि इस तरह की चीजों को कैसे हम लोग को बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़नी है, तो उसके तहत यहाँ पर काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में स्ट्रक्चर जब आप लोग देखोगे तो इसके अंदर में बैंकिंग फील्ड से, कैपिटल मार्केट फील्ड से, इंश्योरेंस फील्ड से, अलग अलग एरिया से लोग जो हैं वो इसके अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंडियन टेलीकॉम सेक्रेटरी जिनका नाम है के राजा रमन, उनको अपॉइंट कर देगा इसका न्यू चेयरमैन, और इसी के साथ में रिप्लेस करेंगे यहाँ पर ये किसको, यहाँ पर इंजिति जो श्रीनिवास हैं उनको, ठीक है। तो उनको रिप्लेस कर यहाँ पर ये नए चेयरमैन बने और नई अभी बनाई गई है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका गांधीनगर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। पॉलिटी की न्यूज है और यहाँ पर भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। नाम क्या है सामने आप लोगों के, ये है जस्टिस AP साई। तो जस्टिस AP साई जो है उनको हेड बना दिया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक तरीके से ऐसा कमीशन जो कि डिस्प्यूट यानी कि लड़ाइयों का रिड्रेसल करे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से बताऊंगा। तो यहाँ पर हल्की सी बातें एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल मतलब क्या होता है, जिसके पास में जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके पास में थोड़ी सी जुडिशरी पावर भी है। तो 1988 में यहाँ पर बेसिकली इसको सेटअप किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 का है उसके हिसाब से यहाँ पर बनाया गया। अगर कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है। जो कमीशन के हेड है वो या तो कोई सिटिंग या फिर रिटायर जज जो सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर की जो पर्टिकुलर जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आते हैं। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इसके अभी चेयरपर्सन बना दिए गए हैं ये, तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या क्या बातें दे रखी हैं, तो यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास और पटना हाई कोर्ट जस्टिस AP शाह जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू चेयरमैन यहाँ पर इसका। और इसी के साथ में यहाँ पर जस्टिस साहब हैं, उनका टेन्योर लगभग 4 साल का रहने वाला है और इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। पहले स्टार्टिंग में ना देखिए कई सारे ऐसे बॉडी थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट आते थे, पर लेकिन अभी यहाँ पर चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं वो किसी हाई कोर्ट के, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये रिसेंटली अभी चेंज भी किया गया था इसके अंदर में, वरना पहले सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पर चीज देखने को मिला करते थे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो आप लोग समझ सकते हैं। वर्ल्ड लेवल की न्यूज है और हमारी ख्याति की बात की जा रही है, तो इंडिया ने पनामा के साथ में MOU साइन किया है। पनामा कहां पर है जाकर मैप में एक बार देखना, फिर कल आप लोगों को इसके बारे में दिखा भी दूंगा, आप लोग देखना एक बार, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोग का ये। तो पनामा के साथ में यहाँ पर फ्रेमवर्क साइन किया है। इलेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से करने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में शानदार तरीके से हम लोग इलेक्शन मैनेज कर पाते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साथ में लेकर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोल जो ट्रिब्यूनल है ऑफ पनामा MOU साइन किया गया कि कैसे कोऑपरेट करना है कि इलेक्शन को मैनेज करना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कहीं ना कहीं इसके साथ में मिलकर एक तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। तो पनामा के अंदर में इलेक्शन जो है उसको कैसे लेकर चलना है। पनामा जो है वो कंट्री लोकेटेड है इन द सेंट्रल अमेरिका और इसकी कैपिटल भी पनामा सिटी ही है, यानी कि सेम जैसे नहीं बोले दिल्ली और दिल्ली, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। गर्व की बात है आप लोगों के लिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है लक्ष्य सेन। तो कनाडा ओपन जो है 2023 जो है बंदे ने जीत लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यहाँ पर। इंडिया के 21 ईयर ओल्ड प्लेयर इतनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिस इज एक तरीके से बोला गया कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइटल ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल का ये पहला खिताब है बंदे का, ठीक है। और डिफीट क्या किया, ये अच्छी बात है, चाइनीज के ली सी को यहाँ पर इन्होंने हराया है, ठीक है। तो ये सेन जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लक्ष्य सेन बिकम द एक कॉमनवेल्थ जो गेम चैंपियन इन द अगस्त 2022। तो यहाँ तक पहुंचने में जब बंदा कोई रिजल्ट लेकर आ रहा है तो इसका मतलब पहले भी उसने झंडे गाड़ रखे हैं, ठीक है, तभी जाकर इंसान जो है यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइडिया रखिएगा थोड़ा। ऐसे ही गेम में यहाँ पर रेड बुल के जो यहाँ पर ड्राइवर हैं मैक्स विस्त्रापन, बेसिकली ये झंडे गाड़ते जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। ये तो हालांकि चलती रहती है चीजें, पर एटलीस्ट ये याद रखिएगा किस पर्टिकुलर फील्ड से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। Q&A सेशन में देखेंगे, स्कोर थोड़ा सा बूस्ट आप लोगों का होगा। तो यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग होते हैं, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट पर्सन इन न्यूज़, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि वनडे टाइप एग्जाम में खासकर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, बात की जा रही है साबंग पोर्ट के बारे में। तो कौन सी कंट्री में है, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर ब्रुनई, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि विच स्टेट इज सेट टू डेवलप द, ये है कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो जहां पर होगा वही डेवलप करेगा, तो आसानी से आंसर दे सकते हो, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सही आंसर क्या है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पर्टिकुलर एक किसके बारे में, ये है यहाँ पर बेसिकली सबमरीन। तो सबमरीन मुड वोल्केनो, तो ये अभी रिसेंटली स्पॉटेड किया गया कौन सी कंट्री में, नॉर्वे, इंडोनेशिया, USA या फिर जापान। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन जो इनिशिएटिव है वो फाउंड किया गया था किस साल में, 1978, 1988, 1999 या फिर 2008। सही आंसर क्या है। CSAT का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और जैसा कि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर बता देना कौन सी लेक्चर होगा CSAT का, तो मैंने बताया था कि CSAT का, और हाँ CSAT की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, ये मत सोचना कि CSAT की टेस्ट सीरीज नहीं होगी, उस कोर्स के अंदर में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। और इसमें यहाँ पर 3 दिन तो आप लोगों की मैथ्स की क्लास चलेगी, 3 दिन इंग्लिश की चलेगी, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है कि 4 दिन मैथ्स की चल जाए, 2 दिन इंग्लिश की चल जाए। तो टेंशन मत लेना, वो शेड्यूल अपडेट कर देता है, एप्लीकेशन पर जाकर एक बार देख लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ये लो आंसर भी मिल गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो प्लेस के बारे में बात करें तो यह है रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, स्मॉलेस्ट वेस्टलैंड है इंडिया के अंदर में, और लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इसके साथ में गिरी रिवर का नाम आप लोग याद रखिएगा जो कनेक्टेड है, और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा रिच एरिया है। तो वेटलैंड जो है एक तरीके से रेणुका जो है इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। खासकर ये ऐसी चीजें होती हैं जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से काफी अच्छी रहती है, कई बार थ्रेट भी देखने को मिलती है, जैसे गार्बेज, यहाँ पर गंदी वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, पर लेकिन कई बार यहाँ पर इंसानों की जो हरकतें होती है ना, वो चीजों को बर्बाद करती हुई भी यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं भी घूमने जाया करो तो उसको साफ सुथरा रखा करो, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एयरपोर्ट जो है ये इंडोनेशिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साबांग पोर्ट जो है इंडोनेशिया के अंदर में 700 किलोमीटर फ्रॉम द अंडमान निकोबार।
तो इंडिया और इंडोनेशिया ने कंप्लीट किया है ज्वाइंट जो एक तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी कि कैसे मिलकर हम लोग इस एरिया में काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो हवाबाजी में न्यूज़ में नहीं है कि ऐसी न्यूज़ में आ गया। कोणार्क ये उड़ीसा के अंदर में कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें कैसे चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, काफ़ी प्यारा सा बना दिया है कोणार्क सन टेम्पल। टाइम मिले तो कभी देखना जाकर। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्वे के अंदर में, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरीके से कुछ जो न्यूज़ में आता है कहीं पर कोई ज्वालामुखी फटता है कुछ ऐसी, तो ये न्यूज़ में था, तो इसलिए याद रखना। इसी के साथ में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1988 में यहाँ पर। और हमारे देश ने इससे कब छुटकारा पाया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या है, ये कैमरूज, चैड, इसी के साथ में नाइजर जो हैं, इनके अफ्रीका के अंदर में जो कैंपेन चलाए गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था। हमारे देश ने छुटकारा कब पाया ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो 149 यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो कोई भी डाउट आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, तो आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने, वोकैबुलरी है 5, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो, ठीक है। फिर कल आप लोगों को इनको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर लो, फिर कल इनके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन अच्छे सेंटेंस फॉर्म करता है, और करने का मतलब करना है, हवाबाजी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, 5 बजे पहुंच जाना है एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट देने के लिए। डेली आप लोगों का क्विज होता है, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करो। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है, दिन के दिन उसको खत्म कर लो तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और टेंशन मत लो, परेशान मत लो, जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। लाइफ आसान होती है अगर हंस के बिताओगे, और रोकर बिताओगे तो वही टफ लगेगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।